नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और ताज़ा तरीन वीडियो कक्षा 12 NCERT हिंदी अनिवार्य की पुस्तक वितान भाग 2। इसका अध्याय नंबर 2 है, आनंद यादव का लिखा हुआ है और अध्याय का नाम है जूझ। क्या नाम है? ये अध्याय का नाम है जूझ। तो आज जो अध्याय हम पढ़ेंगे वो एक अंश है, भाग है किसका? जूझ उपन्यास का। तो यहाँ जैसे कोरोना काल चल रहा है, बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें व्यवधान आ रहा है, कुछ ऐसा ही इसी के अंदर मान लीजिए आप। इस अध्याय में एक बच्चा रहता है जो पढ़ने की ललक रखता है, लेकिन उनके जो पिता हैं वो उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं और कुछ ऐसा वैसा कहकर बाहर स्कूल से निकाल देते हैं, वापस दाखिला नहीं दिलवाते। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि किसी में ललक हो तो वो कैसे भी स्टडी कर सकता है, कैसे भी अध्ययन अध्यापन कर सकता है। तो इसमें जो लड़का रहता है उसे किसी न किसी प्रकार से छूट मिल जाती है विद्यालय में जाने की, लेकिन एक शर्त पे। वो ये शर्त थी कि तू पढ़ ले, लेकिन तुझे खेत में जाना पड़ेगा, पशुओं को पानी पिलाना पड़ेगा, खेत संभालना पड़ेगा, स्कूल जाना, खेत में आना, और यही काम होगा। तो वो हाँ भर देता है। फिर धीरे धीरे वो कविताओं में, तुकबंदियों में उलझता रहता है। पहले जब वो खेतों में जाता था तो समय व्यतीत नहीं होता था, लेकिन जब से वो कविताएं करने लगा है, तुकबंदी करने लगा है, तो वक्त भी पता नहीं कब बीत जाता है। तो सारा कार्य भी आसान लगता है, जैसे होता सा दिखाई देता है। तो यही उपन्यास है, इसी का अंश हम आज पढ़ेंगे। लिखा गया है आनंद यादव के द्वारा। तो आनंद यादव का जन्म सन 1935 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। पूरा नाम है आनंद रतन यादव। ये मूलतः मराठी भाषा के लेखक थे, ये याद रख लेना आप। ये लेखक थे मूलतः मराठी भाषा के, हिंदी के नहीं थे। पूरा नाम है इनका आनंद रतन यादव। तो यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है, यहाँ दे रखा है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। देखो कितने अच्छा इनको पुरस्कार मिला है। तो ये तो हो गई मोटी बात आनंद यादव के लिए। और अगर बात करें साहित्य परिचय की या लेखक परिचय की, कवि परिचय की, तो ये आने वाला नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। अब चलते हैं मित्रों मूल अध्याय पे। थोड़ा अध्याय का अंश मैंने आपको बता दिया है कि अध्याय में दिया गया है, और जब आप इसे पूरी तरीके से पढ़ चुके होंगे तो आपको भली प्रकार से समझ में भी आ जाएगा। ये है मूल पाठ, जूझ, आनंद यादव। जूझ का मतलब ही होता है जूझना, लेकिन हारना नहीं। अब देखो, पाठशाला जाने के लिए मन तड़फता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। यहाँ दादा कौन है? पापा, डैडी। यहाँ दादा कौन है? पिता। के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था, बाबा मतलब दादा के समय था, यहाँ बाबा दादा हो जाएगा। जो दादा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें खड्डे में धकेल रही है।
पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। ये वहाँ के एक सेठ साहूकार हैं जिनका कार्य बहुत अच्छा चलता है, तो उसी की भांति कोई व्यापार कर लिया जाएगा, ऐसा सोचता है कौन? वो लड़का। लड़के का नाम आगे आ जाएगा आपकी, कोई गणप्पा नाम से है। तो यहाँ पहली समस्या तो ये है कि खेतों में काम करने से अब कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, और पढ़ने लिखने से ही सब कुछ सफल होता है, वरना तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। अब ये देख लीजिए, अब दिवाली बीत जाने पर क्या होता? ईख का मतलब क्या होता है? गन्ना। तो गन्ने को क्या करना पड़ता? काटना पड़ता। और महीना भर, लगभग 1 माह 2 माह तक ईख पेरने, ईख से पेरना मतलब पेरने से रस निकालना, गन्ने का रस निकालने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता। तो साथियों, कोल्हू क्या होता है, ये मेन मुद्दा है। देखो, आज जो आप गन्ने का रस पीते हो, तो आप देखते हो कि जो ठेले वाला होता है वो लोहे की एक मशीन रखता है जिसमें 2 बड़े ड्रम लगे रहते हैं, और गन्ने को उसमें डाल दिया जाता है, तो मशीन चलती रहती है और गन्ने का रस निकलता रहता है। तो उसी प्रकार ऐसा मान लीजिए, उसे ही कोल्हू कहते हैं। आपने सुना होगा कोल्हू का बैल होना, सुना है ना? कोल्हू एक बड़ा पत्थर होता था पुराने समय में, बहुत बड़ा पत्थर। उससे सरसों का तेल निकालना, कई मशीनें तो होती नहीं थी, गन्ने का रस निकालना आदि कार्य किया जाता था। और उसे चलाने वाला कौन होता था? आजकल तो जनरेटर है, पेट्रोल डाला चल पड़ा। उस समय होते थे बैल, ऊंट, इनसे क्या किया जाता था? ये कार्य करवाया जाता था। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ क्या होता, एक वर्ताकार भाग होता पत्थर का, और यहाँ पे एक गोल पत्थर होता है ऐसे बेलनाकार। यहाँ धागा क्या, सॉरी, यहाँ रस्सी वगैरह बंधी रहती, यहाँ बैल को बांध दिया जाता। अब वो बैल ऐसे चलता रहता, और ये पत्थर भी गोलाई में गोल गोल घूमता हुआ चलता रहता। यहाँ गन्ना या सरसों या दबा दिया जाता, तो उसका रस निकलता रहता था। ठीक है, तो वो कोल्हू होता है। कोल्हू ज़रा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर जाते। यहाँ लगता है आपके कॉमर्स का नियम। आपको पता है, जहाँ आवक अधिक हो जाती है किसी वस्तु की बाजार में, तो वहाँ दाम होते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, टमाटर 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो आ जाती है कई दफ़ा। आम भी आप जानते हो कि बीच में तो 50 रुपये किलो, फिर 40 30 तक आ जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है वही आम 100 रुपये किलो हो जाते हैं वापस। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब बाज़ार में आम अधिक आ जाते हैं, तो ये फसल कटाई का समय होता है, तो आम अधिक आ जाते हैं तो पैसा गिर जाता है, और कम आएंगे तो पता ही है। तो यहाँ मांग पूर्ति का सिद्धांत लागू हो जाता है। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। देखो, गन्ने को जितना लेट काटोगे उसमें पानी उतना ही कम होगा, अर्थात रस मीठा होगा। और जल्दी काट लिया जाएगा तो उसमें पानी अधिक होगा, तो रस मीठा नहीं होगा इतना, तो वो गुड़ क्या कहलाएगा? 3 नंबर। जितना आप गन्ने को सूखने दोगे तो रस गाढ़ा और मीठा होता रहेगा, ये याद रखना आप। पानी से ही तो वो मीठापन होता है, और साइंस वाले भली प्रकार से जानते हैं। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को
और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है। देखो यहाँ दिया भी गया है, ये सामान्य सी बात है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू होता था। अब ये है वो लड़का और ये है उनकी माता। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उसे जल्दी निपट गए, आगे का काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। अच्छा, कंडे क्या होता है? आप जिसे कहते हो ना थेपड़ी, वो क्या होता है? कंडे होता है। गोबर से बना उपला, आप इसे ये भी कह सकते हो गोबर से बना उपला, ठीक है, थेपड़ी। और ज़्यादा ही खिन देखनो है नहीं आ रही, ठीक है, ज़्यादा यारी। ये जो थेपड़ी छिपा रखी है, गोबर हाथ में ले रखे है, थेपड़ी कौन दिखेगी? अरे यारी भैंस। तो कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात ही तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। बरेला मतलब पागल, सुअर का अर्थ जानते ही हो, सुरड़ी, मतलब पिग की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था, क्योंकि वो पीटता रहता था उसकी माँ को, इसलिए। ठीक है। अब मड़ा, मड़ा का अर्थ क्या है? खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तो दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। देखो, ये वहाँ का धनी पुरुष है, ठाकुर है शायद गांव का। कौन है? दत्ता जी राव। और इसकी बात इनके जो दादा है वो मानते हैं अच्छे से, और सब डरते भी हैं गांव वाले उनसे। इसलिए इस लड़के ने सीधे सीधे अपनी माता से कहा कि आप दत्ता जी राव से मेरे पढ़ने के लिए बात कर लो। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। चलो, ये बच्चा तो पढ़ने के लिए बोल रहा है, और हम किस लिए बोलते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन दिला दे, पापा ने कह दिए तू बात कर लिए धीरे सिर, मम्मी ने क्या करवा दे, एप्पल गोरी दिलवा दे, ऐसे बात करते रहते हैं। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़फन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। उसकी माता है, वो उसको 7वीं तक पढ़ाना चाहती थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं। रखमाबाई खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है,
अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी बर्बाद तुम भी आ जाना रे छोरा। यह दत्ताजी राव की पंक्ति पूछ सकते हैं। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए, अब ये है लड़के का नाम गणपा, तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी कि वो तो गांव के ठाकुर थे और किसी को बुलाई तो बड़ी अच्छी बात है। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीव ने बुलाया है। जीवने का मतलब भोजन करने बुलाया है, भोजन करने बुलाया है। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता राव जी पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? ये है उनके दादा का नाम। ये नाम ज़रूर याद रखना, लड़के का नाम गणप्पा है और इसका नाम रतनप्पा है। हाँ जी, फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह, जिरह का अर्थ होता है बहस, बहस करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई ने मड़ा खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरे छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए। उसका ध्यान रख, यदि इतने इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी?
इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकलकर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता है, मतलब थेपड़ी बेच देता है घर से ले जाकर, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, और खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, क्या रे छोकरे। नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब लड़का भी कम नहीं था, बैंकर वाला ही था। तो कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगाए थे। पटा पर अर्थात ये कोई खेल होता है जिसमें ये कोई वस्तु के ऊपर पैसे लगाते हैं तो मिल जाती है, किस्मत की बात होती है बाकी। तो साथियों, आज के लिए यहीं पे समापन करते हैं इस अध्याय का। सीधा उपन्यास है, सीधी सरल भाषा में है, उलझन की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, और जो शब्दार्थ है, शैली है, वो भी सरल है। और उम्मीद है यहाँ तक समझ में भी आया होगा। दत्ताजी राव, गणप्पा, रत्नप्पा, उनकी माताजी, सभी का आपको व्यवहार भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।